तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैक टेक्नोक्रेट्स में। तो दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर्स का हमने एक इंट्रोडक्शन लिया था, वेक्टर्स के डायरेक्शनल नेचर को समझा था, स्केलर और वेक्टर के बीच में डिफरेंस समझा था और सबसे लास्ट में हमने लेक्चर खत्म किया था टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पे। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में हमने कई प्रकार के वेक्टर पढ़े, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, कोलिनियर वेक्टर, रेडियल वेक्टर, पोलर वेक्टर एटसेट्रा। ठीक है, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर का एक और टाइप जिसे अपन बोल देते हैं कॉनकरेंट कॉनकरेंट वेक्टर। ठीक है, कॉनकरेंट वेक्टर। तो कॉनकरेंट वेक्टर को समझाने के लिए मैं सबसे पहले आपको एक रे डायग्राम से समझाता हूं कि भाई कॉन्करेंट वेक्टर क्या होते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए कोई पॉइंट है और इससे मैंने कुछ लाइंस इस तरीके से अलग अलग डायरेक्शन में बनाई। ठीक है, अब अगर मैं इनके ऊपर कुछ वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर दूं, ठीक है, जस्ट लाइक दैट, ये जो वेक्टर्स हैं इनको मैंने कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि जितने भी वेक्टर्स हैं वो सारे के सारे एक सिंगल पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो सिंगल पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। तो इनके जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक कॉमन पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में क्या लिख देंगे, सबसे पहली टर्म की लाइन ऑफ एक्शन, लाइंस ऑफ लिखेंगे, लाइंस क्योंकि बहुत सारे वेक्टर है ना, लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ वेक्टर intersects at a common point। ठीक है, कॉमन पॉइंट, और जिस कॉमन पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं दैट इज द कॉमन पॉइंट। ठीक है, तो वेक्टर जिस लाइन के अलोंग मूव करता है, वेक्टर जिस लाइन के अलोंग मूव करता है उस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है ना, अगर ये वेक्टर फोर्स है तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, अगर ये वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये इसकी पहचान हो गई। और दूसरी चीज, अगर मैं इसको ए वेक्टर बोल देता हूं, इसको बी वेक्टर बोल देता हूं, इसको सी, देन डी एंड देन ई, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर कॉमा डी वेक्टर एंड ई वेक्टर ऑल आर कॉनकरेंट, ऑल आर कॉनकरेंट वेक्टर। ठीक है, ये क्या है, ये कॉन्करेंट वेक्टर्स हैं क्योंकि ये किसी भी, इनकी लाइन ऑफ एक्शन किसी एक कॉमन पॉइंट पर मिलती है। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं। कॉन्करेंट वेक्टर के एग्जांपल को समझने के लिए आप समझ लीजिए कि ये रूप है और ये कोई वॉल है। ठीक है ना, तो फिजिक्स के डायग्राम्स में इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप कंसिडर कीजिए कि ये एक रोप है, उसके बाद ये एक रोप है और दोनों रोप का जो इंटरसेक्शन है वहां पर हमने एक रोप से एक मासिव बॉडी लटका रखी है। ठीक है, हमने एक मासिव बॉडी लटका रखी है। तो इस पॉइंट पर टेंशन इस डायरेक्शन में, मतलब ये वाली जो रस्सी है वो इस पॉइंट को इस डायरेक्शन में खींचेगी, तो यहाँ पर टेंशन फोर्स लगेगा टी, 1 बोल देते हैं ना। और ये वाली जो रस्सी है ये इस पॉइंट को इस डायरेक्शन में खींचेगी अपनी तरफ, है ना, तो यहाँ पे T2 टेंशन लगेगा। और ये जो वेट है m क्या है, मास, तो मास के कारण क्या प्रोड्यूस होगा यहाँ पे, वेट। तो ये वेट इस तीसरी रस्सी को नीचे की तरफ खींचेगा और कितने फोर्स से खींचेगा, mg फोर्स से। ठीक है ना, मान लीजिए कि अभी ये फोर्सेस के नाम बता रहा हूं मैं, ये क्या होते हैं कैसे होते हैं इनके बारे में अपन डिटेल्ड में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो अभी तो ये कंसिडर कर लीजिए कि ये तीनों फोर्स हैं और ये तीनों फोर्स वेक्टर हैं क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस कॉमन पॉइंट पर इनकी लाइन ऑफ एक्शन इंटरसेक्ट कर रही है ना, दैट्स व्हाई इट इज द वेरी बेस्ट एग्जांपल ऑफ कॉन्करेंट वेक्टर्स। तो ये एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कॉन्करेंट वेक्टर्स के और भी बहुत सारे कई एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे जैसे हम फिजिक्स में आगे पढ़ेंगे आपको ये पता चल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वेक्टर अपने पास आ जाता है को प्लानर वेक्टर। नेक्स्ट वेक्टर हमारे पास आ जाता है को प्लानर वेक्टर। ठीक है, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है ना, कि को प्लेनर वेक्टर, तो इसके बारे में सबसे पहली चीज आ जाएगी को प्लेनर, एक जैसा प्लेन, है ना। तो वेक्टर्स
lies in same oblique common plane, ठीक है ना। तो वो वेक्टर्स जो सेम या कॉमन प्लेन में होते हैं उनको अपन बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। चलिए मैं आपको प्लेन बना के बता देता हूं, ठीक है। दिस इज आवर एक्स वाई, दिस इज आवर जी एंड इट इज द ओरिजिन, ठीक है। तो अगर मैं एक्स और वाई को इंगेज कर देता हूं, मतलब मैंने एक्स को और वाई को मिला दिया, तो मेरे पास ये कौन सा प्लेन आ गया, ये जो प्लेन दिख रहा है ना आपको, ये है ना, ये वाला प्लेन, ये शेडेड रीजन। तो ये प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन है, अपन एक्स वाई को हॉरिजॉन्टल मान के चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं वाई और जेड को मिला देता हूं तो मेरे पास दूसरा प्लेन आ जाएगा, ठीक है। तो इसे अपन बोल देंगे वाई जेड प्लेन। इस प्लेन को अपन बोल देंगे एक्स वाई प्लेन, ठीक है। और अगर मैं एक्स को जेड से मिला देता हूं तो मेरे पास तीसरा प्लेन ये आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। इसको अपन बोल देंगे एक्स, इसको अपन बोल देंगे एक्स जेड प्लेन। आई कुछ बात समझ में। तो ये तीन तरीके के प्लेन है और ये तीनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा, अपन ने रेफरेंस फ्रेम की शुरुआत में मैंने आपको क्या बताया था कि आंख खोलते से जो सबसे पहले डायरेक्शन दिखती है वो एक्स होती है, लेफ्ट डायरेक्शन वाई होती है। तो आप राइट हैंड को इस डायरेक्शन में घुमाएंगे, एक्स से एक्स डायरेक्शन में उंगलियां खोल के राइट डायरेक्शन लेफ्ट हैंड की डायरेक्शन में उंगलियां घुमाएंगे, तो ये तीसरा आपको जेड देगा। तो कुछ उसी अकॉर्डिंग मैंने आपको ये बताया है। तो एक्स और वाई मतलब ये वाला प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है ना, ये पूरा अपने सामने हॉरिजॉन्टल हो गया। तो एक्स वाई प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन है, वाई जेड प्लेन वर्टिकल प्लेन है और एक्स जेड प्लेन भी वर्टिकल प्लेन है। यहाँ पे आपको तीनों प्लेन दिख रहे हैं। अब चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं कोप्लेनर वेक्टर का। ये तीन प्लेन है हमारे पास। तो अगर मैं इन प्लेन्स को इस तरीके से दिखा दूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये क्या बनाया सर ने, बोले ये सर ने बनाया है क्यूबॉइड, या बोल सकते हैं क्यूब। ये क्या बनाया सर ने, ये सर ने बनाया है क्यूब, ठीक है। तो इस क्यूब में अगर आप इस पॉइंट को ओरिजिन माने, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हमारे पास, ये वाई एक्सिस हो जाएगा और ये ऊपर वाला जेड एक्सिस हो जाएगा। तो ये अपने पास इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया एक्स एक्सिस, इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया ओरिजिन, ठीक है। अब आपको ऐसे ही प्लेन यहाँ पे दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये सबसे नीचे वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन, इससे आप कंपेयर कर सकते हैं। ये जो पीछे वाला और आगे वाला, ये दोनों प्लेन सेम है, एक्स एक्स वाई जेड प्लेन। अब मैं वेक्टर्स बनाता हूँ, ठीक है। तो दो वेक्टर मैं बनाता हूँ यहाँ पे, एक ये रहा, एक ये रहा। दो वेक्टर बनाता हूं मैं यहाँ पे, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। और दो वेक्टर बनाता हूं मैं इस पे सामने वाले पे, ठीक है ना। ये पीछे वाला अपन गायब भी कर देता हूं तो आपको थोड़ा इमेज अच्छी सी क्लियर नजर आएगी, ठीक है। आपको आप जब किसी बॉक्स को देखते हैं तो पीछे का हिस्सा आपको दिखाई नहीं देता, तो आप कुछ इसी तरीके से कंसीडर कीजिए कि आपके पास बॉक्स है, ठीक है। उसका एक फेस ये रहा, ये अपर फेस है और ये फ्रंट फेस है, ये फ्रंट फेस है, यहाँ से सामने से दिखता है, ठीक है। और तीसरे वेक्टर में बनाऊंगा इस तरीके से और इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो ब्लू कलर के दो वेक्टर्स हैं, ये दोनों एक ही प्लेन में लाया कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, कोप्लानर वेक्टर्स। ऐसे ऊपर ये जो दो व्हाइट कलर के वेक्टर्स हैं, ये दोनों भी एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, ये भी कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। और इसी तरीके से जो फ्रंट प्लेन में ये दो येलो कलर के वेक्टर्स दिख रहे हैं, ये भी लाई कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। अब चलिए एक इंटरेस्टिंग थिंग मैं आपको समझाता हूं। जैसे ये कोई सरफेस है हमारे पास, है ना, और इस सरफेस के ऊपर हमने ऐसा ब्लॉक रख दिया, ये सरफेस थी हमारे पास, है ना, हमने ऐसा एक ब्लॉक रख दिया, ये हमारी सरफेस है, इस सरफेस पे ब्लॉक रखा है, ठीक है। और इस ब्लॉक को हमने फिक्स कर दिया है, क्या कर दिया, फिक्स।
ये ब्लॉक फिक्स कर दिया, ये वाली सरफेस हमने फिक्स कर दी। उसके बाद इसका जो अपर सरफेस है, सबसे ऊपर वाला फेस, उसके ऊपर हमने इस तरीके से एक फोर्स लगाया एफ। क्या लगाया? फोर्स। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से फोर्स लगाया, मतलब जो उसके ऊपर जो फोर्स फेस था उस पर हमने इस तरीके से फोर्स लगाया। ऐसे नहीं लगाया फोर्स, ऐसे नहीं लगाया ऊपर से नीचे, हमने प्लेन के पैरेलल लगाया फोर्स। तो जब हमने प्लेन के पैरेलल फोर्स लगाया, लेकिन ये नीचे वाला जो फेस है वो फिक्स है, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। ठीक है, वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो अगर आप इसी क्यूब को दोबारा बना के देखेंगे, है ना, मैं सिर्फ ऊपर और नीचे वाले फेस की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये ऊपर वाला फेस जिसपे इस तरीके से फोर्स लग रहा है, और ये नीचे वाला फेस जिसपे इस तरीके से फोर्स लग रहा है। आई बात समझ में? जैसे अगर मैं इसको ए बोल देता हूं, इसको बी बोल देता हूं, इस पॉइंट को, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, ये पॉइंट ई, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट क्यू। ठीक है, तो ऊपर वाला स्पेस कौन सा अपने पास? पी, ई, डी, क्यू। ऊपर वाले फेस पे फोर्स लग रहा है हमारे पास इस डायरेक्शन में। ठीक है, और नीचे वाला फेस, नीचे वाला फेस है सी, ए बी सी। ये तो था ए बी सी, और ये पीछे वाला पॉइंट है जो यहाँ है, जो हमको दिख नहीं रहा, है ना, ये जो पीछे वाला पॉइंट है वो यहाँ कहीं है, जो बॉक्स के पीछे जो हमको दिख नहीं रहा, इसलिए हमने उसका नाम नहीं दिया। तो नीचे वाला पोर्शन के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में उसी मैग्नीट्यूड का फोर्स इस तरफ लगेगा। ठीक है, अब आप बताइए कि इन दोनों फोर्सेस को कोप्लेनर कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आप वीडियो पॉज करके सोच सकते हैं। चलिए आगे बताता हूं मैं। इन दोनों फोर्सेस को हम कोप्लेनर कहेंगे या नहीं नहीं कहेंगे, उसके लिए सबसे पहले गिवन प्लेन आर सेम बट नॉट कॉमन। कुछ आई बात समझ में? जैसे इस क्यूब को देखो, इस क्यूब को देखो और इस रेफरेंस फ्रेम को देखो। रेफरेंस फ्रेम बनाया था ना अपन ने एक्स वाई जी थ्री डायमेंशनल सिस्टम को समझने के लिए। तो इस रेफरेंस फ्रेम में, ये रेफरेंस फ्रेम इसके ऊपर सेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, जिस नीचे वाला जो सरफेस है जिस पे ये रखा हुआ है, ये वाला सरफेस, ठीक है ना, तो वो एक्स वाई प्लेन है। आई बात समझ में? क्योंकि उसके डायमेंशन क्या है? एक डायमेंशन तो उसका जरा वाई डायरेक्शन में, दूसरा डायमेंशन उसका जरा एक्स डायरेक्शन में, इसलिए एक्स वाई प्लेन है। आई बात समझ में? अब अगर आप ऊपर वाले प्लेन को देखोगे, ये वाला प्लेन जो ऊपर का था, ये, तो उस प्लेन को अगर आप यहां कहीं बनाओगे रेफरेंस फ्रेम पे, तो वो भी तो एक्स वाई प्लेन ही होगा भाई। ये दोनों प्लेन एक दूसरे के पैरेलल है ना, ये पहला प्लेन और दूसरा प्लेन एक दूसरे के पैरेलल है। तो इस, ये एक्स है, ये वाई है, तो ऊपर वाले प्लेन में भी इसके दो डायमेंशन एक्स और वाई ही होंगे। ठीक है, तो हुआ क्या? हुआ ये कि ये दोनों दोनों प्लेन कहलाएंगे एक्स वाई प्लेन, बट ये दोनों एक है क्या? एक मतलब कॉमन है क्या? नहीं, इसीलिए मैंने ये बात लिखी है। ठीक है, गिवन प्लेन्स आर सेम बट नॉट कॉमन, सो नॉन कोप्लेनर, है ना। नॉन कोप्लेनर लिख दिया, मतलब एक प्लेन में नहीं है। चलिए नेक्स्ट जो वेक्टर बच रहा है उसे अपन आपको बता देते हैं, एक्सियल वेक्टर। नेक्स्ट वेक्टर बच रहा है हमारे पास एक्सियल वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर्स, इनकी खास बात क्या है? इनकी खास बात है एक्ट along the axis of geometry। ज्योमेट्री मैंने एक जनरल वर्ड यूज किया है, ज्योमेट्री की जगह हम सर्कल लगा देंगे, सिलेंडर लगा देंगे, कुछ भी लगा देंगे जिसके पास एक एक्सिस हो, है ना, मेन इट, क्योंकि नाम से पता चल रहा है एक्सियल वेक्टर्स, है ना। तो ये हमेशा जो भी आपको ज्योमेट्री दे रखी है, जो भी आपने ज्योमेट्री कंसिडर कर रखी है, उसके एक्सिस के अलोंग होता है। ठीक है, जिनको अपन बोलते हैं एक्सियल वेक्टर्स।
और ये इनको रिप्रेजेंट करने का तरीके दो तरीके से होते हैं। सपोज कीजिए पहला तरीका तो ये इस तरीके से, ठीक है, और दूसरा तरीका ये, ठीक है, ये हमारे पास एक्सिस है। आई बात समझ में? तो आप खुद देख सकते हैं कि जब रोटेशन, इस वाले को देखिए, जब रोटेशन इस तरीके से हो रहा है तो एक्सिस कहां जा रहा है? ऊपर की तरफ। सॉरी, एक्सिस तो ऊपर नीचे दोनों तरफ फैला हुआ है, पर रोटेशन इस तरीके से कीजिए और हमेशा अपना राइट हैंड यूज कीजिएगा। तो जब आप रोटेशन इस तरीके से करेंगे तो थंब कहां की तरफ है? अपवर्ड्स। तो आपके पास जो वेक्टर आएगा यहाँ पे एक्सियल वेक्टर, वो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूं ए वेक्टर, ठीक है। अब सेकंड केस में आपको रोटेशन इस तरीके से करना है। देखो उंगलियां कैसे कर्ल करनी है, ऐसे। तो आपका अंगूठा कहाँ रहा है? नीचे की तरफ। तो इस केस में आपको वेक्टर मिलेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वेक्टर स्टार्ट कहां से होगा? यहां से, है ना, सेंटर ऑफ द रोटेशन से। इसमें भी वेक्टर यहां से स्टार्ट होएगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इसे अपन बोल देंगे माइनस ए वेक्टर। आई बात समझ में? अब ये तो था 3D व्यू, लेकिन मैंने जैसा कि आपको पहले 2D समझा रखा था, तो इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए अगर आपके पास इस तरीके से रोटेशन है तो राइट हैंड को घुमाइए, अंगूठा कहां आ रहा है? बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ की डायरेक्शन को अपन बोल देते हैं डॉट। ओ जी, कैसे रो रहा है ये? ठीक है, करोगे। और दूसरा रोटेशन हमारे पास हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। आप इसमें मैं राइट हैंड को इस राइट हैंड की फिंगर्स को इस तरीके से कर्ल करता हूं, तो अंगूठा कहां जा रहा है? अंदर की तरफ। मतलब ये डायरेक्शन, इस कुछ को अपन कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, डॉट और क्रॉस की तरह। डॉट और क्रॉस क्या होता है मैंने आपको बता दिया था। डॉट का मतलब वो डायरेक्शन जो बोर्ड के परपेंडिकुलर है, बाहर की तरफ। और क्रॉस डायरेक्शन, ये वो डायरेक्शन है जो बोर्ड के परपेंडिकुलर है पर अंदर की तरफ, ठीक है। अब आप खुद देख के बताइए, घड़ी ऐसे चलती है या ऐसे चलती है? घड़ी ऐसे चलती है या ऐसे चलती है, बताइए। भाई एक्सियल वेक्टर्स होते हैं तो एक्सियल वेक्टर्स के पास भी डायरेक्शन होती है। तो वो डायरेक्शन टू टाइप्स की होती है, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, जैसा कि उसमें आप दे रहे हैं। एक वेक्टर को हमने बोला है ए वेक्टर, दूसरे वेक्टर को बोला है माइनस ए वेक्टर। तो इसके अंदर आप बताइए ए वेक्टर कौन सा होगा? ये होगा हमारे पास ए वेक्टर, और ये हमारे पास होगा माइनस ए वेक्टर, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस तरीके से हम एंगल पॉजिटिव नापते हैं, तो इसको हमने पॉजिटिव लिया। तो ये हमारे पास हो जाएगा ए सी डब्ल्यू, ठीक है। और ये हमारे पास माइनस ए वेक्टर, और ये हमारे पास हो जाएगा सी डब्ल्यू, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। आई बात समझ में? तो एक्सियल वेक्टर इस तरीके से होते हैं। इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, इसका एग्जांपल अपने पास आ जाएगा नट, नट एंड बोल्ट। नट एंड बोल्ट आपने देखा होगा, नट इस तरीके से होता है, ठीक है। इसमें यूं चूड़ियां लगी होती है। अब इसके ऊपर जब हम एक बोल्ट चढ़ाते हैं, ठीक है, तो उस बोल्ट को हमें गोल घुमाना पड़ता है। बोल्ट, आप बोल्ट को गोल घुमाओगे तो दो तरीके से घुमा सकते हो, या तो क्लॉकवाइज या फिर, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जब आप बोल्ट को कैसा घुमाते हो? इस तरीके से। जब आप बोल्ट को क्लॉकवाइज घुमाते हो तो बोल्ट कसता है, अंदर की तरफ जाता है नट में, ठीक है ना। आप एक बार करके देख लीजिएगा। जब आप क्लॉकवाइज घुमाते हो तो बोल्ट नट में अंदर की तरफ जाता है, मतलब कसता है। और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो बोल्ट नट से बाहर की तरफ आता है, बोल्ट नट से बाहर की तरफ आता है, ठीक है।
तो ये दो डायरेक्शन होती है जिनको अपन बोलते हैं एक्सियल वेक्टर्स। और भी इसका एक और एग्जांपल होता है हमारे पास, स्प्रिंग फोर्स। ठीक है ना, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स मतलब हमने ये जो स्प्रिंग बनाई थी, ठीक है, इस स्प्रिंग पे अगर हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो ये भी तो एक्सिस ही है स्प्रिंग का। भाई ये स्प्रिंग का एक्सिस ही तो है। चलिए थोड़ा अलग कलर से बना के दिखाता हूं। ये जो मैंने बनाई है ब्लू लाइन, ये स्प्रिंग का एक्सिस ही तो है। ठीक है, तो स्प्रिंग को दबाते हैं तो किस फोर्स कैसे लगे, एक्सिस की डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रोटेशन नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर रोटेशन नहीं हो रहा है। रोटेशन नहीं होने के कारण ही हम स्प्रिंग फोर्स को इस कैटेगरी में नहीं डालेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्प्रिंग फोर्स किसका एग्जाम्पल था, कोलिनियर का एग्जाम्पल। ठीक है ना भाई, कोई बच्चा डाउट में ये भी बोल सकता है, बोले कि सर ये दोनों एक ही लाइन के अलॉन्ग लग रहे हैं, है ना, तो ये कोलिनियर भी हो सकते हैं, एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं, या अपोजिट भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन हर वेक्टर के लिए उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं। तो उस केस में एक्सियल वेक्टर्स में कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि आपका जो वेक्टर जनरेट होगा वो रोटेशन से होगा। ठीक है ना, आपका जो वेक्टर जनरेट होगा वो रोटेशन से होगा, मतलब रोटेशन होगा तो किसी न किसी एक्सिस के अबाउट होएगा, तो आपका वेक्टर उसी एक्सिस पर जनरेट होएगा। ठीक है, तो ये कुछ रिमेनिंग वेक्टर्स थे जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिए, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। मल्टीप्लीकेशन। हम किसका मल्टीप्लाई करने वाले हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर विद वेक्टर। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर विद वेक्टर। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो होता क्या है, अगर मैं कोई बी वेक्टर लिखूं जो m टाइम्स ऑफ ए वेक्टर है, ठीक है, जहां पे m क्या है, एक स्केलर। स्केलर मीन्स मैग्नीट्यूड, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड। अगर हम m को एक स्केलर बोल दें जो कि सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में हमने इस तरीके से रिलेशन निकाला है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है ना, मतलब जब हम एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक दूसरा वेक्टर मिलता है। ठीक है, अब इस दूसरे वेक्टर में क्या खास बात होगी, इस दूसरे वेक्टर में खास बात ये होगी कि वो पहले वेक्टर की ही डायरेक्शन में होगा, लेकिन पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड के m टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, n टाइम्स। देखिए एग्जाम्पल, b वेक्टर इज इक्वल टू 3 a वेक्टर। ठीक है, तो सपोज कीजिए अगर मैंने ये a वेक्टर माना है, ये मैंने क्या माना है, ये मैंने a वेक्टर माना है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की लेंथ के बराबर। ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। तो अगर मैं इसी मैग्नीट्यूड को 3 टाइम्स कर देता हूं, जैसे देखिए ये पहला, ये दूसरा, एक पॉइंट यहां बन जाएगा, उसके बाद ये तीसरा, ये एक पॉइंट फिर वापस से यहां बन जाएगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हमारे पास आ गए। मतलब यहां पर भी एक ए वेक्टर है, यहां पर भी एक ए वेक्टर है, और यहां पर भी एक ए वेक्टर है। ठीक है, अगर मैं इन तीनों की जगह एक सिंगल वेक्टर बना देता हूं यहां से लेके यहां तक, ठीक है, और उसे मैं बोल देता हूं बी वेक्टर, उसे मैं क्या बोल देता हूं, बी वेक्टर, तो अब आपको ये रिलेशन समझ में आया। हाँ, मतलब हमारे पास ए वेक्टर छोटा था और बी वेक्टर बड़ा था, लेकिन जब हमने ए वेक्टर को 3 टाइम्स कर दिया, देखिए तीनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम है और तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम है, लेकिन हमने उसको 3 टाइम्स बढ़ा दिया, मैग्नीट्यूड कितना बढ़ा दिया, 3 टाइम्स कर दिया, 1 2 3। ठीक है, तो हम क्या हुआ, तो हम इस बड़े वेक्टर, बड़े बी वेक्टर के इक्वल हो गए। तो यही होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर विद वेक्टर। मतलब जब आप किसी स्केलर का वेक्टर में मल्टीप्लाई करते हो तो उस वेक्टर का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बढ़ता है। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एंगल बिटवीन वेक्टर। एंगल बिटवीन वेक्टर। तो अब हम बात करेंगे वेक्टर्स की, मतलब हमें किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है। ठीक है, तो दो वेक्टर्स का एंगल निकालने के पहले हम सबसे पहले बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। ठीक है ना, कि डेफिनेशन क्या होगी एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो सबसे पहले हम करेंगे जॉइन टेल टू टेल, ठीक है ना, ऑफ बोथ वेक्टर एंड देन obtain acute या एंगल स्मॉल एंगल बिटवीन देम। चलिए, डेफिनेशन समझ में नहीं आई होगी तो एक बार डायग्राम बना के बता देते हैं। एंगल बिटवीन वेक्टर्स, हमें वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है तो क्या करना होगा, जॉइन टेल टू टेल ऑफ बोथ वेक्टर्स। मतलब सपोज कीजिए मेरे पास एक वेक्टर ये था, ठीक है, इसको मैंने ए वेक्टर बोल दिया है, और एक वेक्टर था मेरे पास ये, इसे मैंने बी वेक्टर बोल दिया है। तो इन वेक्टर्स को हम ऐसा कैसा स्पेस में उठा के ले जा सकते हैं, ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी पे मैंने आपको बता दिया था। तो इस वेक्टर को मैं ले आया इधर, ठीक है, इस वेक्टर को मैं ले आया इधर, और इस वेक्टर को मैं ऐसा कैसा उठा के ले आया इधर, ठीक है। मतलब ये जो वेक्टर था इसको मैंने यूं का यूं उठाया, डायरेक्शन चेंज किए बिना, मैग्नीट्यूड चेंज किए बिना यहाँ रख दिया, और इस वेक्टर को मैंने ऐसा कैसा उठाया, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज किए बिना यहाँ रख दिया। आई बात समझ में? तो ये हमारे पास आ गया है ए वेक्टर, और ये हमारे पास आ गया है बी वेक्टर। मतलब हमने पहली कंडीशन फुलफिल कर दी, जॉइन टेल टू टेल, इस वेक्टर का टेल और इस वेक्टर का टेल, जिन भी दो वेक्टर्स के बीच का आपको एंगल निकालना है उन दोनों के बीच, उन दोनों की टेल्स को ऐड कर दिया कॉमन पॉइंट पे, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि ऑब्टेन द एक्यूट और स्मॉल एंगल बिटवीन देम, एक्यूट और स्मॉल एंगल। तो इन दोनों के बीच में दो एंगल बन रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो उस एंगल को हम थीटा कंसीडर करेंगे। मतलब अगर ए और बी के बीच का वेक्टर निकालना हो, क्या निकालना हो, ए और बी के बीच का वेक्टर, तो अपन थीटा कैसे बोल, यहाँ लिख देंगे एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो एंगल है छोटा वाला, ये इसको अपन बोल देंगे एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो जब भी आपको एंगल निकालना हो तो आप क्या करेंगे, दोनों वेक्टर की टेल से टेल को जोड़ देंगे, और इन दोनों से बनने वाले एंगल्स में से जो छोटा एंगल होगा, देखो ये बाहर वाला भी इन दोनों के बीच का एंगल है लेकिन ये बड़ा है, जो छोटा एंगल होगा उसी को अपन बोल देंगे एंगल बिटवीन वेक्टर्स। अब चलिए थोड़ा सा इनके साथ खेल लेते हैं, क्या होता है देखें। मान लीजिए मैंने यही डायग्राम दोबारा इधर बनाया, ठीक है, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। अब इसी डायग्राम को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है, इसी डायग्राम को मैं कैसे कन्वर्ट कर रहा हूं, इस तरीके से। कुछ आई बात समझ में? इसे मैंने बोल दिया बी वेक्टर और इसे मैंने बोल दिया ए वेक्टर। तो आप ध्यान दीजिए, ए वेक्टर जो था वो थोड़ी देर पहले यहां पर था, बी वेक्टर जो था वो थोड़ी देर पहले यहां पर था, ठीक है। और ये वही कॉमन पॉइंट है जहां से आपने, ये दोनों के टेल्स थे, ठीक है। तो ये ए वेक्टर था, और सॉरी ये ए वेक्टर था और ये बी वेक्टर था। तो मैंने क्या करा, मैंने ए वेक्टर को शिफ्ट कर दिया पैरेलल ऊपर बी पर, और मैंने इस ए वेक्टर को भी शिफ्ट कर दिया पैरेलल इस डायरेक्शन में। मतलब ये तो इस तरफ मूव किया है और ये ऊपर की तरफ मूव किया है, तो ये दोनों ऐसे आ गए। अब आप ध्यान दीजिए, यहां पर दोनों के हेड से हेड मिले हुए हैं, तो अगर ये एंगल थीटा था तो ये पैरेललोग्राम बन गया कुछ, क्योंकि मैंने इसको भी पैरेलल शिफ्ट किया है। मींस इस लाइन के पैरेलल ये लाइन है और इस लाइन के पैरेलल ये लाइन है, तो ये पैरेललोग्राम बन गया। तो अगर ये एंगल थीटा था तो ये एंगल भी तो थीटा होगा। स्टूडेंट बात समझ में आ रही है आपको, है ना? मतलब इन दोनों वेक्टर्स के हमने टेल से टेल जोड़े तो उनके बीच का एंगल थीटा आ रहा था, फिर हमने बी वेक्टर को ऊपर शिफ्ट कर दिया पैरेलल,
ठीक है ना, डायरेक्शन चेंज नहीं किया, पैरेलल ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया, ए को पैरेलल आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया, तो उनके हेड से हेड मिल गए हैं। तो उनके बीच का जो स्मॉल एंगल है, देखो एक एंगल ये बड़ा वाला ये भी है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर अंदर हमें क्या लेना है, स्मॉल एंगल। तो उन दोनों के बीच का जो एंगल है ये थीटा स्मॉल वाला, वो इसी के इक्वल होगा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज से। ओके, इसीलिए यहां पर अगर टेल टू टेल की जगह हेड टू हेड भी लिखा आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। कई किताबों में टेल टू टेल लिखा हुआ होता है, कई किताबों में हेड टू हेड लिखा हुआ होता है, ठीक है ना। या फिर नीट के क्वेश्चन में आपके पास आ जाएगा कि द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज, तो आप वहां पर आपको टेल टू टेल ना मिलकर हेड टू हेड मिल जाएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बोले कि सर ने तो टेल टू टेल पढ़ाया था, है ना। टेल टू टेल मैंने इसलिए पढ़ाया क्योंकि जनरली हम इसी तरीके से वेक्टर डायग्राम बनाते हैं जब भी एंगल की बात होती है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन मिल जाए तो आप हेड टू हेड पे भी करेक्ट टिक लगा के आ सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसको आगे देखते हैं। इसमें अगर हम दूसरा एंगल निकालना चाहें, ठीक है, जैसे जैसे अगर हम इस तरीके से एंगल निकालना चाहें, मतलब इस बी को तो हमने ऐसा ही रहने दिया और ए को हमने यहाँ यहाँ शिफ्ट कर दिया आगे, ठीक है। तो ये बी वेक्टर है और ए वेक्टर हमारे पास यहाँ था पहले इस तरीके से, ठीक है। ए को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, अब इन दोनों के बीच का ये एंगल दिख रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि ये वाला एंगल अगर हमारे पास थीटा है तो स्ट्रेट लाइन पे जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनेगा वो बन जाएगा पाई माइनस, ठीक है। तो क्वेश्चन में ऑप्शन इस तरीके से भी बना सकता है वो, द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी व्हेन अरेंज्ड इन ऑर्डर इज, आगे फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया उसने, तो वहां पे आपको क्या लिखना है, पाई बाय थीटा, ठीक है ना। मतलब वेक्टर्स का अरेंजमेंट किस तरीके से दे रखा है, आपको इस तरीके से दे रखा है, तो सबसे सिंपलेस्ट वे है ये, आपको थीटा वैसे ही दिख जाएगा। अगर आपको अरेंजमेंट इस तरीके से दे रखा है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, थीटा अभी भी वही होएगा। हेड टू हेड और टेल टू टेल का आपको थोड़ा ध्यान रखना है, लेकिन कभी कंडीशन ऐसी आ जाती है, ठीक है ना। मतलब पहले वेक्टर और दूसरे वेक्टर के हेड और टेल दोनों कॉमन पॉइंट नहीं है, इसका इसका हेड है तो इसका टेल है, ठीक है ना। मतलब एक का हेड दूसरे के टेल से जब टच हो रहा है, उस वक्त जब एंगल बनेगा उसे अपन पाई माइनस थीटा बताएंगे, ठीक है। तो नीट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर एग्जामिनर क्वेश्चन के ऑप्शंस में ही स्टूडेंट्स को उलझाता है, तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं किसी भी वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन की, कि न्यूमेरिकल्स में वेक्टर किस तरीके से लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास ये कोई ए वेक्टर है, ठीक है ना। डेफिनेशन की तो जरूरत है नहीं, हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। जनरली हमारे पास वेक्टर जो है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ही आता है, ठीक है ना। हम इस पूरे थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड को 3D रेफरेंस फ्रेम की मदद से समझते हैं या ऑब्जर्व करते हैं। चलिए थोड़ा बड़ा बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया था, सबसे पहले हमने बनाया था हमारा वेक्टर। तो ये रहा भैया हमारा वेक्टर, वेक्टर बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ठीक है। ये रहा हमारा वेक्टर। उसके बाद हमने एक्सेस बनाए थे, एक एक्सेस ये हो गया, एक एक्सेस हमारे पास ये हो गया। सबसे पहले हम बनाते हैं हमारा वेक्टर, तो ये रहा हमारा वेक्टर, ओके, ठीक है। उसके बाद इसके पॉइंट को ओरिजिन समझ के सबसे पहले हम एक्सेस बनाएंगे अलग अलग। तो दिस इज द फर्स्ट एक्सेस, दिस इज द सेकंड एक्सेस एंड दिस इज द थर्ड एक्सेस, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये हमारे पास दिख रहा है एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन है ये पूरा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं इस प्लेन पर, इस प्लेन पर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ठीक है। इस प्लेन पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। तो सपोज कीजिए वो परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉप हुआ कहीं, यहाँ पर, ठीक है।
परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। तो देखो ये जो नीचे मैंने प्लेन बनाया उस प्लेन से ये जो डैश लाइन है ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। इसको हमने ए वेक्टर बोल रखा था क्योंकि हमें 3 डायमेंशनल लोकेशन चाहिए इसके। अब हम क्या करेंगे, इस प्लेन पे जो पॉइंट मिला है उससे हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे 90 डिग्री वाई एक्सिस पर और दूसरा परपेंडिकुलर डालेंगे एक्स एक्सिस पर। ठीक है, तो अब आपको कुछ समझ में आ रहा है। एक ये लाइन भी मैं आपके लिए बना देता हूँ, ये वाली। अभी डेरिवेशन समझने में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी इसी चीज की। ठीक है, तो दिस इज द ओरिजिन एक्स वाई जी एक्सेस रेस्पेक्टिवली। तो इस पॉइंट पर जाना मेरे को, देखो अब कैसे चलते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम एक्स एक्सिस पे चलते हैं, वाई एक्सिस पे चलते हैं और जेड एक्सिस पे चलते हैं, बीच में कहीं नहीं चलते। ओके, तो एक्स एक्सिस पे हमें चलना पड़ेगा इतना, यहां से लेके यहां तक। फिर मैं जाऊंगा यहां से यहां, फिर मैं ऊपर चढ़ूंगा यहाँ। तो 3 स्टेप में मैं पहुंच रहा हूं इस ए पॉइंट, इस वेक्टर के टिप पर। इस वेक्टर के टिप पर मैं पहुंच रहा हूं 3 प्रोसेस से, या 3 तरीके के मेरे को रास्ते चलने पड़ रहे हैं। पहले मैं चलूंगा ओ से लेके यहां तक, ये लाइन यहाँ कट कर रही है जहां तक, मतलब पहले मैं एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा, फिर मैं वाई डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा। ये देखो ये वाई की डायरेक्शन इधर है तो मैं वाई डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा। उसके बाद में z डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा, ये z की डायरेक्शन जा रही है देखो, फिर मैं z डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा, तब जाके मैं इसके टिप पर पहुंचूंगा। कुछ आ रही है बात समझ में? जी हाँ। तो ये यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, तो ये हमारे पास हो जाएगी ए एक्स। ठीक है, ये ए एक्स है। इसी तरीके से यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास हो जाएगी ए वाई, तो ये डिस्टेंस भी सेम है तो इसे मैं लिख दूंगा ए वाई। और ऐसे ही ये जो डैश वाला आया ये हमारे पास आ जाएगा ए जेड। क्या आ जाएगा? ए जेड। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ए एक्स ए वाई ए जेड, है ना। जैसे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं ना, 10th की मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री में आपने निकाले होंगे। ठीक है, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ऐसे ही इस वेक्टर के हमने 3 कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए जो रेस्पेक्टिवली एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये इन तीनों का एक सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेट। इन तीनों का एक सेट हो जाएगा। मींस पहला वेक्टर मींस ए एक्स जो है वो ये रहा, ये ए एक्स हो जाएगा, ए एक्स आई कैप। अब आई कैप क्या लगाया मैंने, ये एक्स सॉरी ए एक्स, ये ए वाई हो जाएगा ए वाई जे कैप, क्योंकि यहाँ पर वाई एक्सिस है। तो ये जो मैंने ब्लू कलर से लाइन बनाई है, वेक्टर बनाया है, ठीक है, वो किसकी डायरेक्शन में है? वाई की डायरेक्शन में, इसलिए वाई का यूनिट कैप, यूनिट वेक्टर हमने यहाँ पे अप्लाई किया है ए वाई जे कैप। ओके, इसी तरीके से अगर हम ए एक्स की बात करें तो ओरिजिन से लेके यहां तक का ये जो वेक्टर बना है, ओरिजिन से लेके यहाँ का तक का जो वेक्टर बना है उस वेक्टर को मैं बोल दूंगा ए एक्स आई कैप। और इसी तरीके से अगर हम इस लाइन को यहाँ z के ऊपर भी इंटरसेक्ट करवा दें तो ये जो तीसरा वेक्टर बना है जो मैंने व्हाइट कलर से बनाया है, जो z एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहा है, इसे अपन बोल देंगे ए जेड ए कैप। ठीक है, तो किसी भी 3 डायमेंशन रेफरेंस फ्रेम के अंदर बने हुए वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ इस तरीके से है। ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड ए कैप। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, एग्जाम्पल हमारे पास आ जाएगा कि सी वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 8 के कैप। तो यहाँ पे सी एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पे सी वाई हमारे पास कितना हो जाएगा -4, और यहाँ पे सी जेड हमारे पास कितना हो जाएगा 8। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने कुछ इस तरीके से दिया है और उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इस तरीके से होता है। मतलब अगर मेरे को किसी वेक्टर को मेजर करना होगा 3 डायमेंशनल रेफरेंस फ्रेम में, तो उसका जो ओरिजिन है उसके लोकेशन तो हमें पता है 0 0 एंड 0।
इस टिप के लोकेशन निकालने के लिए मेरे को इसके टिप तक पहुंचना पड़ेगा, और 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम सिर्फ एक्सिस के अलोंग चल सकते हैं। तो हम सबसे पहले एक्स एक्सिस के अलोंग चले इतना डिस्टेंस, उसके बाद इतना डिस्टेंस में चला वाई एक्सिस के अलोंग, तो देखो ए एक्स प्लस ये लाइन जुड़नी है। अब ये लाइन इस लाइन के बराबर है तो ए वाई, तो ए एक्स प्लस ए वाई एंड देन प्लस जेड, ए जेड। तो इस तरीके से हमारे पास ये रिलेशन आ गया है। ठीक है, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। आगे वाले टॉपिक्स में आपको वेक्टर कुछ इसी तरीके से इसी फॉर्मेट में नजर आएगा जिसे आपको सॉल्व करना है ना। वेयर, अब यहाँ पे जो इनके नाम है वो भी लिख देते हैं, वेयर ए एक्स, इसको लिख देंगे कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, इसी तरीके से ए वाई, ये भी क्या हो जाएगा, कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। एंड इसी तरीके से ए जेड, ये हो जाएगा हमारे पास कंपोनेंट अलोंग जेड एक्सिस। और इन 3 कंपोनेंट की मदद से ही हमारे पास एक पूरा का पूरा वेक्टर तैयार हुआ है। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं मैग्नीट्यूड पर। अगर इसी का मैग्नीट्यूड निकालने की बात कहे, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, अगर इसी वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो सिंपल सी बात है, ए वेक्टर का फॉर्मूला का मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना आ जाएगा, अब चलिए वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। ठीक है ना, जहां पे एक्स वाई और जेड क्या हो जाएंगे, ठीक है ना, यहाँ पे ए एक्स कॉमा ए वाई एंड ए जेड आर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए, आर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए along x comma y and z axis respectively। ठीक है, इनको बोलते क्या है, इनको बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। किसी वेक्टर, अगर वेक्टर 3 डायमेंशन में है तो उसके 3 कंपोनेंट होंगे, वेक्टर 2 डायमेंशन में है तो उसके 2 कंपोनेंट होंगे, और वेक्टर यूनिडायरेक्शनल है, सिंगल डायरेक्शन में है तो उसका सिर्फ एक कंपोनेंट होगा। ओके, अब हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो देखिए, हम जानते हैं एक्स और वाई एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, अब ये वाला जो वेक्टर है, इस वाले वेक्टर को देखिए, अगर मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर कर दूं तो क्या होगा। ठीक है, अगर मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर को कर दूं तो मेरे पास ये एक वेक्टर बीच में आ रहा है, इसको मैं बोल देता हूं ए डैश वेक्टर। ये वाला वेक्टर जो है इसको मैं ए डैश वेक्टर बोल देता हूं। तो बाय ज्योमेट्री, ज्योमेट्री से हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि जब दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स जुड़ेंगे, तो हमें तीसरा वेक्टर मिलेगा। चलिए इसके मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो मैग्नीट्यूड का साइन ऐसा होता है, मैंने आपको बता दिया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, मैग्नीट्यूड कुछ इस तरीके से निकालते हैं। अब ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए मैं पहले आपको वेक्टर को ऐड करना सिखाऊंगा, उसके बाद ये फॉर्मूले का डेरिवेशन मैं आपको आगे करवा दूंगा। तो मैग्नीट्यूड कुछ इस तरीके से निकलता है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा, फाइंड मैग्नीट्यूड
फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ p वेक्टर 3 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस k कैप। ठीक है, तो p वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना आ जाएगा, पी एक्स का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट 3 3 जा 9 2 2 जा 4 9 4 13 प्लस 1 14, तो रूट 14 ये हमारा आंसर है। मतलब आपको जो p वेक्टर दे रखा है उसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट 14 यूनिट्स होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट 14 यूनिट्स। तो चलिए नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आ जाएगी एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, है ना। हम दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। तो दो वेक्टर को ऐड करने के लिए सबसे पहले मैं दो वेक्टर्स बना लेता हूं। तो मेरे पास यही दो वेक्टर देख लीजिए आप, ये ए वेक्टर था और ये बी वेक्टर था, ठीक है ना। ये ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, तो मेरे को इन दोनों को ऐड करना है। क्या करना है, ऐड। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, पहले वेक्टर को लगाऊंगा और उसके बाद ऑर्डर में मतलब 1 के बाद कौन आता है, 2। तो दूसरा वेक्टर कौन सा है, ये ए को मैं पहला वेक्टर बोल रहा हूं, ठीक है, और बी को मैंने इसके अल्टरनेट ऑर्डर में लगा दिया, इसको मैं सेकंड वेक्टर बोल रहा हूं, ठीक है ना। अल्टरनेट ऑर्डर में मतलब एक के बाद एक। यहां पे देखो इसके हेड से इसकी टेल लगी हुई है, तो ये एक फिर दो, तीसरा होता तो तीसरा इसके बाद जुड़ता 3, इस तरीके से ना। तो हमने ऑर्डर में लगा दिया। तो जब मैं इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मैच करूंगा, मिला दूंगा, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिला दूंगा, तो ये मेरे पास जो वेक्टर आएगा ये इतना लंबा, ठीक है, उसे मैं रिजल्टेंट वेक्टर बोलता हूं और वो आएगा मेरे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसकी जो लेंथ है वो इन दोनों के सम के बराबर होगी। जी हाँ, एल्जेब्रिक सम नहीं सिखा रहा मैं आपको वेक्टर सम सिखा रहा हूँ, वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड जब जोड़ा जाएगा तो वो इसके मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा। क्यों, क्योंकि एंगल का भी बहुत फर्क पड़ता है, देखेंगे कैसे। और इन दोनों को जोड़ने से जो नया वेक्टर बनेगा उसकी डायरेक्शन भी इस एरो के अलोंग होएगी, ठीक है। इस तरीके से हमें इसे जोड़ा जाता है। अब ये आया कैसे, चलिए देख लीजिए, ठीक है ना भाई। मैग्नीट्यूड कैसे इक्वल करा सर आपने, और इसकी डायरेक्शन कैसे इक्वल करी। पहले वाले वेक्टर से ये एंगल बनाता है अल्फा, मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे अरेंज बोथ वेक्टर्स इन ऑर्डर एज फर्स्ट देन सेकेंड देन थर्ड एंड सो ऑन, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन हम दो ही वेक्टर की बात करें तो पहला आएगा फिर दूसरा आएगा, ठीक है ना। बाय ज्वाइनिंग हेड टू टेल, बाय ज्वाइनिंग हेड टू टेल। हेड को किससे जोड़ना है, टेल से। देखो इसके हेड से ये टेल जुड़ा हुआ है, ओके। बाय ज्वाइनिंग हेड टू टेल। उसके बाद क्या करना है, ज्वाइन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर भाई जो भी यहाँ पे वेक्टर्स हैं उनके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करो। इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट ये था, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। वी गेट रिजल्टेंट वेक्टर, इन डायरेक्शन as well as मैग्नीट्यूड, ठीक है। मतलब जो ये हमारे पास रिजल्टेंट आया है इसको मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शन वाइज हम इन दोनों का एडिशन मान सकते हैं, ठीक है। तो ये तो थी बेसिक बात है कि भाई वेक्टर एडिशन कैसे किया जाता है।
वेक्टर को आप स्केल से लेके बना लो, जो क्वेश्चन में आपको दे रखा है, दोनों वेक्टर को इस तरीके से ऐड कर लो विद प्रॉपर स्केल। देन आफ्टर आप जो ज्योमेट्री बनाओगे तो ये वाला वेक्टर आपको रिजल्टेंट देगा। above above addition is called triangle law of vector addition। ठीक है, तो above addition is called the triangle of vector addition। why? because आपको ज्योमेट्री के अंदर ड्राइंग में क्या दिख रहा है, वेक्टर दिख रहा है, ट्राइंगल दिख रहा है, वेक्टर से बना हुआ ट्राइंगल दिख रहा है। ठीक है, इसलिए हमने इसको ट्राइंगल लॉ बोल दिया है। और इसे डिफाइन कैसे करेंगे, इसे डिफाइन करेंगे, क्वेश्चन आ गया स्टेट द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देन हाउ कैन यू डिफाइन, आप डिफाइन करेंगे कि ट्राइंगल लॉ, इन ट्राइंगल लॉ two given vectors are arranged in order by joining their head to tail, then after join initial point to final point which gives us the third line of triangle। या फिर place two vectors along the place two vectors in order such that these act as two sides of triangle। पहली साइड ये, दूसरी साइड ये, मतलब दो वेक्टर्स को जब हम ऑर्डर में रखेंगे एक के बाद एक तो वो ट्राइंगल की दो लाइन बन जाएगी। उसके बाद आप इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिला देंगे, देन जॉइन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इट गिव्स यू द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। वो हमें क्या देगी, तीसरी साइड ट्राइंगल। तो तीसरी साइड जो है ट्राइंगल की वो लेंथ वाइज या मैग्नीट्यूड वाइज इन दोनों के सम के बराबर होगी। आगे अपन न्यूमेरिकल में अच्छे से समझेंगे, आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। ठीक है, अब इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला डिराइव होता है, चलिए वो डिराइव कर लेते हैं। चलिए ट्राइंगल लॉ का फॉर्मूला देख लेते हैं। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो जो हमने डायग्राम बनाया था उसे हम यहाँ पे दोबारा बना लेते हैं। ये हमारे पास ए वेक्टर था और ये हमारे पास बी वेक्टर था। ठीक है, हमने जब इन दोनों को जोड़ दिया था तो ये हमारे पास आया था रिजल्टेंट वेक्टर, है ना, जो ए प्लस बी के बराबर था। अब मैं क्या करूंगा, इस वेक्टर की लाइन ऑफ एक्शन को आगे बढ़ाता हूँ और उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ। परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री है। तो आपके पास ये लेंथ कितनी आ जाएगी, अगर ये एंगल हमारे पास पूरा का पूरा थीटा था, ये एंगल थीटा था ना हमारे पास दो वेक्टर्स के बीच में, मतलब इस बी को मैं शिफ्ट करके वापस इधर लाऊंगा तो इन दोनों के बीच का एंगल ये थीटा था, ये वाला है ना, ये वाला जो पूरा बना हुआ है। तो आप बताइए जब मैंने पैरेलल शिफ्टिंग की तो क्या ये एंगल भी थीटा ही होगा? भाई इतना तो 10th के बेसिक मैथ्स में आप पढ़ के आए हैं, तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो बी के जब अपन कंपोनेंट्स करेंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे, कंपोनेंट। ट्रिग्नोमेट्री में अपन ने पढ़ा था, ये देखो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, अगर मैं इसको बी बोल रहा हूँ तो ये हमारे पास हो जाएगा बी कॉस थीटा, और ये सामने वाली लेंथ ये कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगी बी साइन थीटा। आई कुछ बात समझ में? अब अगर मैं इस ट्राइंगल में इस पॉइंट को बोल दूं ओ, इसको पी, इसको क्यू, इसको आर, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ओ क्यू आर, ओ क्यू आर। अब देखिए ओ क्यू आर जो ट्राइंगल है उसमें ये 90 डिग्री है, हाँ, तो ये पूरी लेंथ क्या हो जाएगी, बेस, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। किस वाले एंगल का, इस वाले एंगल का। इस एंगल को अपन ने अल्फा बोला था पिछले डायग्राम में, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे डायरेक्ट पाइथागोरस लगाएंगे अपन। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, ओ आर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस लगानी है अपन को। अब चलिए, तो ओ आर को हम क्या बोल रहे हैं, आर का मैग्नीट्यूड, तो आर के मैग्नीट्यूड तो मैं सिंपल आर लिख देता हूं, आर स्क्वायर। ठीक है, ओ क्यू, अब ओ क्यू के दो टुकड़े हैं, ओ पी और पी क्यू,
तो हम इसको लिख सकते हैं ओ पी प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज डालेंगे और फटाफट सॉल्व करते जाएंगे। ओपी हमारे पास दे रखा है ए प्लस पी क्यू हमारे पास क्या है बी कॉस थीटा, ये हमारे पास है बी कॉस थीटा इसका स्क्वायर प्लस क्यू आर हमारे पास क्या है क्यू आर हमारे पास बी साइन थीटा इसका स्क्वायर। अब बस कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। अब देखिए ये जो ब्रैकेट है इसमें लिखा हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा इसका स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी कॉस थीटा, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। चलिए और आगे सॉल्व करते हैं, हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस इसको लिख देंगे अपन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फटाफट लिखते जाइए, सॉल्व करते जाएंगे अपन। हमारे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस, अब इस बी स्क्वायर को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब ये इसमें बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर इस वाले टर्म में से बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा, हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab ऑफ कॉस थीटा। ओके देन, तो हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है दोस्तों, अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में पढ़ा था। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में पढ़ा था, तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आई है, तो अगर हमें आर निकालना है तो आर हमारे पास निकलेगा कुछ इस तरीके से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जहां पे ए क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, उसके बाद बी क्या है, ये भी है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, आर क्या है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। और थीटा क्या है, थीटा है हमारे पास एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ओके, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आया है जो हमें मैग्नीट्यूड निकलवाएगा, ठीक है। तो ये हमें क्या देगा मैग्नीट्यूड। अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्शन की, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो डायरेक्शन देने के लिए हम इस अल्फा एंगल का यूज करते हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हम जानते हैं कि हमने फर्स्ट वेक्टर किसको माना इसको, सेकंड वेक्टर किसको माना इसको, तो फर्स्ट वेक्टर से हमारा रिजल्टेंट कितनी एंगल पर है, तो वही उसकी डायरेक्शन बता देता है, उसकी डायरेक्शन सिग्निफाई हो जाती है ना कि फर्स्ट वेक्टर से इतने डिग्री पर आपका रिजल्ट है। तो डायरेक्शन स्पेसिफाई हो गई तो हम क्या निकालेंगे अल्फा, और अल्फा निकालने का सबसे बढ़िया रास्ता है इन ट्राइंगल ओ क्यू आर, इन ट्राइंगल ओ क्यू आर, हमें ओ क्यू आर में क्या निकालना है, ओ क्यू आर में हमें निकालना है tan अल्फा। अब देखिए tan अल्फा हमारे पास होता है tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर क्या है क्यू आर अपॉन बेस, बेस कितना है ओ क्यू। तो चलिए थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन ओ क्यू को लिख देंगे ओपी प्लस पी क्यू, ओपी प्लस पी क्यू। तो क्यू आर हमारे पास है बी साइन थीटा, ये हमारे पास आ गया बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। अगर आपको अल्फा निकालना तो आप इस tan को इधर ले जाएंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा, तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। लेकिन सपोज कीजिए अगर आप
इस अल्फा की जगह ये वाला एंगल निकालते, ये वाला एंगल, ठीक है। तो क्या होता, अगर आप अल्फा की जगह ये वाला एंगल निकालते तो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। फिलहाल ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर ये दो फॉर्मूले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन फॉर्मूले के बिना आप किन्हीं भी दो वेक्टर्स को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी बात, आगे जो एक और लॉ आएगा वेक्टर एडिशन का, है ना, ये तो हमने ट्रायंगल बना के सीखा था, इसी को हम दूसरे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे आगे के लेक्चर्स में, लेकिन वहां पर भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। क्यों? क्योंकि उनकी ज्योमेट्री बिल्कुल सेम थी। चलिए अब एक एग्जांपल कर लेते हैं इसके ऊपर। फॉर टू वेक्टर्स a equal to 5 units, b equal to 2 units and theta equal to 120 degree. Find R, हमें R फाइंड करना है, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। अभी देखिए क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको डायरेक्ट ए का मैग्नीट्यूड दिया, बी का मैग्नीट्यूड दिया है। क्यों? क्योंकि हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो इसके अंदर सारे के सारे मैग्नीट्यूड यूज आ रहे हैं, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूले से हम डायरेक्शन निकालेंगे। अब चलिए कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रूट, क्या होता है हमारे पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऑफ कॉस थीटा, यही होता है। चलिए वैल्यू पुट करेंगे, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी, आर इक्वल टू अंडर द रूट। और दूसरी चीज दोस्तों आप ये भी देखिए कि जब दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो उनका रिजल्टेंट किस पे डिपेंड करता है, थीटा पे। मतलब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कि उसका रिजल्टेंट कितना आएगा और उसकी डायरेक्शन क्या आएगी इसके ऊपर भी, ठीक है। तो ए स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू कॉस 120 डिग्री, दिस इज इन रिजल्टेंट। अंडर रूट हटा दो बेटा, यहाँ आर स्क्वायर लगा रहा था ना अपन, आर स्क्वायर लगा रहा है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर 25, 25 प्लस 4, देखिए 5 स्क्वायर 25, 25 प्लस 4 29, 5 टू द 10 टू द 20, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 29 प्लस 20, और cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, आप टेबल में जाके चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 29 माइनस 20 इज इक्वल टू 9, तो आर स्क्वायर हमारे पास आ गया 9। तो इसका मतलब आर की वैल्यू कितनी है, 3। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3। मैग्नीट्यूड वाइज लेंगे तो अपन +3 लेंगे बिल्कुल, ठीक है ना, क्योंकि लेंथ जो होती है वेक्टर की वो नॉन जीरो होती है, तो -3 तो ये आ नहीं सकता, तो पहला आंसर हमारे पास ये आ गया। दूसरा हम निकालेंगे tan अल्फा इज इक्वल, डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, बी हमारे पास कितना था 2 साइन 120 डिग्री अपॉन ए, ये कितना था 5 प्लस 2 कॉस 120, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 साइन 120, साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस √3/2 आफ्टर स्कूल, नहीं √3/2 ही होगी, ठीक है। तो 2 इंटू √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो ऊपर अपने पास आ जाएगा √3, ठीक है। नीचे 5 प्लस 2, cos 120 की वैल्यू होती थी -1/2, अभी अपन ने रखी थी, तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा -1, तो 5 - 1 4, तो हमारे पास आ गया tan अल्फा इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब ये दोनों हमारे आंसर हैं, इतना मैग्नीट्यूड होगा और tan अल्फा की वैल्यू जिस एंगल पे इतनी आएगी उतने एंगल पे आपका रिजल्टेंट डायरेक्टेड होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये डेरिवेशन जो है वेक्टर एडिशन का समझ में आया होगा और उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। इसके बाद और भी न्यूमेरिकल हम ले सकते हैं, ठीक है ना। इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि यही फॉर्मूला आपके वेक्टर्स का बेसिक है, ठीक है ना, बार बार यूज होएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम वेक्टर के चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। चैनल का कंटेंट आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आपके सुझावों का स्वागत है। थैंक यू दोस्तों।